तो जब हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पर जाते हैं तो सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था और क्लासिफिकेशन किया था वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर, और प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया था ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन द सेम वे ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड में आरबीसीज नहीं होती हैं और उनको एनाइमा कहते हैं, और जिनके ब्लड में आरबीसीज होती है उनको इनाइमा कहते हैं। इसके बाद कैरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं, इन लिनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया और सारे के सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर डाला गया। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन दोनों को एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनको भी एक साथ रख दिया। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे कि ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, इन दोनों को भी एक साथ रख दिया। मतलब इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सेपरेट नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सब एक साथ कर दिया। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्लांट उनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको भी किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको भी प्लांट में प्लेस कर दिया गया। फंगी को भी प्लांट में प्लेस कर दिया गया। अच्छा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया गया, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अलावा और फीचर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। वो कौन कौन से फीचर्स थे जिनको और बाहर से लेना चाहिए? सेल स्ट्रक्चर, यानी कि हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सेल वॉल किस चीज़ की बनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पता होना चाहिए। कहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो हैबिटेट का भी पता होना चाहिए। उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। और इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी कि फाइलोजीनी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कहने का मतलब है ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अलावा भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सेल स्ट्रक्चर की, नेचर ऑफ सेल वॉल की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजीनी यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की। इसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम में खूब ढेर सारे चेंज हुए, टाइम टू टाइम काफ़ी चेंज हुए। फाइनली आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। आर.एच. व्हिटेकर ने सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया। जो प्लांट की बॉडी होती है यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट बॉडी विच डोंट हैव द रूट स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड थैलाइड बॉडी। सो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, एंड रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर किया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर किया आर.एच. व्हिटेकर ने। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। डियर स्टूडेंट्स, आओ पांचों किंगडम्स को शॉर्ट में देखें। किंगडम मोनेरा, देखो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया इन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता और ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड का बना होता है। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होता है और कुछ मेंबर्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो काइटिन का बना होता है। प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज का बना होता है। और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
किंगडम फंगी में बॉडी मल्टी सेलुलर होता है या कुछ लूज टिश्यूज होते हैं। प्लांटी में टिश्यूज और ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हिटेरोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है। कीमोसिंथेटिक कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म्स किसी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और उसमें से जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी सिंथेसाइज करके अपना काम चलाते हैं। फोटोसिंथेटिक आप सबको पता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब इसमें कीमोसिंथेसिस नहीं होती। किंगडम फंगी में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो या तो सेप्रोफाइटिक होता है या पैरासाइटिक होता है। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो फोटोसिंथेटिक होता है। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो होलोजोइक या सेप्रोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और सेप्रोफाइटिक का मतलब न्यूट्रिशन ऑन डेड ऑर्गेनिज्म्स। तो हमने शॉर्ट में पांचों किंगडम को पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। शॉर्ट में बता दूं, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बना होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बने होते हैं। क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को चेंज करने की आवश्यकता ही क्या थी? यानी जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों थी? इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी, इनको प्लांट्स के साथ में प्लेस कर दिया गया, यानी मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में प्लेस कर दिया गया। जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स होते हैं और फंगी यूकैरियोट तो होता है, लेकिन उनका सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है प्लांट से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में प्लेस कर दिया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, इसको मल्टी सेलुलर एल्गी के साथ में प्लेस कर दिया गया। इसने फंगी और प्लांट को डिफरेंशिएट नहीं किया। जबकि फंगी के सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो काइटिना सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोजिक हुआ करती है। फंगस में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन फंगस और प्लांट को एक साथ रख दिया गया। ये कुछ कमियां थी। तो जो नए किंगडम बने, तो मोनेरा के अंदर जितने प्रोकैरियोट्स थे उनको प्लेस कर दिया गया। प्रोटिस्टा के अंदर जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको प्लेस कर दिया गया, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उनको एक साथ प्लेस कर दिया गया। उसमें से कुछ पहले प्लांटी में प्लेस किए गए थे, कुछ पहले एनिमेलिया में प्लेस किए गए थे। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला एल्गी में प्लेस किया गया था, पैरामीशियम अमीबा ये एनिमल किंगडम में थे। और जो नया किंगडम फंगी बना था उसमें जितने भी फंगी थे उन सबको इंक्लूड कर दिया गया। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जरूरत थी क्राइटेरिया को चेंज करने की क्लासिफिकेशन के लिए। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवॉल्व हुआ उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? मार्फोलॉजी के बारे में पता चलता है, यानी मार्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है, फिजियोलॉजी के बारे में पता चलता है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में हमें पता चलता है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी फाइलोजेनी के बारे में हमें पता चलता है। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। और मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स, यानी कि मोनेरा के एकमात्र जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑन दिस अर्थ, यानी सबसे ज़्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ज़मीन पे मिलते हैं, ये पानी में मिलते हैं, ये हवा में भी मिलते हैं, हर जगह ये मिलते हैं। और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं या उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स,
हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, जहाँ पर नॉर्मली ऑर्गेनिज्म बहुत कम मिलते हैं। दूसरे बर्फ में भी मिलते हैं, और गहरे महासागरों में, डीप ओशियंस में भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। और बैक्टीरिया पैरासाइट्स के फॉर्म में हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हुआ करते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों के पैरासाइट्स हुआ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो बैक्टीरिया को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन टू दियर शेप। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप स्फेरिकल होता है और उनको हम कोकाई कहते हैं। ठीक है, ये देखिए स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं, तो ये कोकाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं और उनको बैसिलाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्पाइरल होती है, जिनकी सेल स्पाइरल होती है, इसको हम स्पाइरुला कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका शेप कॉमा की तरह होता है, कॉमा, उसको हम विब्रियो कहते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल होता है बैक्टीरियल सेल का, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं और उस रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी से अपना काम चलाते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, उनको कीमोसिंथेटिक कहते हैं। और जो बैक्टीरिया लाइट की एनर्जी को कैप्चर करके अपने फूड मटेरियल को बनाते हैं उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है तो उसको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द आर्की बैक्टीरिया। जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं, अक्सर ये वहाँ पे मिलते हैं, हार्श हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि साल्टी एरियाज़ में। वो आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में मिलता है उसको हम हैलोफाइल्स कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फाइल्स मीन्स लविंग। आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया दलदली इलाकों में भी मिलते हैं, मार्शी एरियाज में मिलते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जैसा नाम से ही पता है मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो होप दैट आपको हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस तीनों समझ में आ गया होगा। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, यानी आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है स्पेशल, वो उनको एक्सट्रीम हैबिटेट है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। सो होप दैट आपको आर्की बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पे हमारे चारों तरफ जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो यही बैक्टीरिया होते हैं और इनके कुछ अपने फीचर्स होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर निश्चित तौर पे एक सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लैजेलम होता है। अब हम बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करेंगे। बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, डीकम्पोजर्स। ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफ्स डीकम्पोजर्स होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं और उनमें बीमारी फैलाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में होता है और इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं
ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या यूनिसेल्स की कॉलोनीज हो सकती हैं यानी कॉलोनियल होते हैं, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं यानी फिलामेंटस होते हैं। ये ताजे पानी में मिलते हैं यानी फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया ज़मीन पर भी मिलते हैं यानी ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हुआ करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं उनके चारों तरफ एक स्लाइमी सब्सटेंस की शीट हुआ करती है। स्लाइमी मतलब चिकना सा चिपचिपा सा मटेरियल की शीट हुआ करती है, और इस शीट को म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं, इसी को जिलेटिनस शीट भी कहते हैं। ऐसी वाटर बॉडीज जैसे झील है या नदी की ही बात कर लो, अगर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या यूँ कह लो कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी बहुत तेज़ी से एल्गी ग्रो करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया भी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ग्रो करके पूरी वाटर बॉडी की अपर सरफेस को कवर कर देते हैं, इसी को हम ब्लूम्स कहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और इसके लिए इनमें स्पेशल सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को हम हीटेरोसिस्ट कहते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेबिलिटी नॉस्टॉक एंड फेनापिना में हुआ करती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बहुत से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उससे अपने एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स स्टार्ट द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। याद रखिए नेचर में सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही मिलते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा डीकम्पोजर्स मिलते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमंस की लाइफ में भी। जैसे कि हम दही बनाते हैं यानी कर्ड मेकिंग में भी लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन हुआ करता है उसमें बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स यानी राइजोबियम लेग्यूमिनोसम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस रूट की नोड्यूल्स में होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ये सब हमारे लिए फ़ायदे की ही बातें हैं भाई। सम आर पैथोजेंस यानी बहुत से बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, प्लांट्स में भी फैलाते हैं, एनिमल्स में भी फैलाते हैं, हम लोगों में भी फैलाते हैं। तो क्रॉप्स में अंदर बीमारी फैलाते हैं, फार्म एनिमल्स और पेट्स इन सब के अंदर बीमारी फैलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कॉलरा ह्यूमंस के अंदर होता है, विब्रियो कॉलरा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। टाइफाइड हम लोगों में होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज हुआ करती है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरियल सेल साइज में ग्रो करती हैं और फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती हैं, इसको फिजन कहते हैं। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं, यानी स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ मेथड्स हुआ करते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या ट्रांसडक्शन या कंजुगेशन, तीनों में ही डीएनए का ट्रांसफर होता है, तो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। इसमें किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है और पूरी दुनिया में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है माइकोप्लाज्मा। एग्जाम्पल है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड दैट इज द माइकोप्लाज्मा। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन है तो सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन ना हो तो भी ये जिंदा रह सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एंड बहुत से माइकोप्लाज्मा बीमारियां फैलाते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों के अंदर ये बीमारी फैलाते हैं। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। होप दैट किंगडम मोनेरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स।
यानी जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उन सबको प्लेस किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज हुआ करती हैं वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी ले आकर के प्लेस किया गया है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी प्लेस किया गया है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ले आके प्लेस किया गया है जिसमें सेल वॉल होती है, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। ज़्यादातर प्रोटिस्टियंस पानी में मिलते हैं यानी एक्वेटिक हुआ करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर प्लांट की तरह होता है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर एनिमल्स की तरह होता है, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर फंगी की तरह होता है। इसका मतलब दे आर फॉर्मिंग द लिंक प्लांट्स के साथ में भी, एनिमल्स के साथ में भी एंड फंगी के साथ में भी। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। जाहिर सी बात है ये प्रोटिस्टा है, यूकैरियोट्स है, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अच्छा, जो मोटाइल प्रोटिस्टियंस होते हैं उनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन के तौर पे सीलिया होता है या फ्लैजेला हुआ करता है। प्रोटिस्टियंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टियंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में डाई एटम्स आते हैं एंड डेस्मिड्स आते हैं, इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहते हैं। डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स में जो डिफरेंस होता है वो सेल वॉल का होता है। डाई एटम्स के सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। जो डेस्मिड की सेल वॉल होती हैं वो प्लांट्स की तरह होती हैं, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती हैं। ये ताजे पानी में भी मिलते हैं यानी फ्रेश वाटर, ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से क्लियरली दिखते हैं। फ्लोट पैसिवली, याद रखिए स्विमिंग नहीं होती, फ्लोटिंग होती है, यानी इनके अंदर एयर बबल्स वगैरह होते हैं और ये फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर, और इन्हीं को हम प्लैंकटन कहते हैं। ज़्यादातर जो क्राइसोफाइटियंस होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनकी सेल वॉल एक सोप बॉक्स की तरह होती है। साबूदानी यानी सोप बॉक्स कैसा होता है, एक नीचे से होता है, एक ऊपर से कवर हुआ करता है। इस तरीके का ही अरेंजमेंट हुआ करता है इनकी सेल वॉल में। ये जो ऊपर वाली सेल वॉल होती है इसको एपिथीका कहते हैं, नीचे वाली सेल वॉल को हाइपोथीका कहते हैं। अच्छा, सेल वॉल के अंदर सिलिका होता है, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं यानी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हुआ करते हैं। ये जो सेल वॉल हुआ करती है इनके डिपोजिशन से पूरे माउंटेन्स बन गए हैं और इन्हीं को हम डाई एटोमेसियस अर्थ कहते हैं। डाई एटोमेसियस अर्थ का ग्रिट्टी नेचर होता है, मतलब कि वो खुरदुरा टाइप का। तो डाई एटोमेसियस अर्थ का यूज पॉलिश में करते हैं, फिल्ट्रेशन में करते हैं, ऑयल एंड सिरप के। ओशियंस में सबसे मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स या जो चीफ प्रोड्यूसर्स हुआ करते हैं वो डाई एटम्स होते हैं। डाई एटम्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्राइसोफाइटा में डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी हुआ करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स में, इसलिए इनको प्लैंकटन भी कहते हैं। ज़्यादातर जो क्राइसोफाइट्स हुआ करते हैं फोटोसिंथेटिक हुआ करते हैं। सेल वॉल का अरेंजमेंट एक सोप बॉक्स की तरह हुआ करता है। सेल वॉल के अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस डाई एटम्स। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा क्राइसोफाइटा। चलिए स्टार्ट करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला की पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरी फ्लैजिला की पोजीशन ट्रांसवर्स होती है। ये मोस्टली मरीन होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक हुआ करते हैं। ये पीले रंग के, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड, कौन सा पिगमेंट इनके अंदर ज़्यादा है इसके बेस पे ये इनका अलग अलग कलर हुआ करता है। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन सरफेस ऑफ सेल वॉल, यानी इनकी जो सरफेस सेल वॉल की सरफेस हुआ करती है उन पे स्पेशल सेलुलोज की प्लेट्स हुआ करती हैं। समुद्र के अंदर ये फेवरेबल कंडीशन में इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरे समुद्र का जो वाटर होता है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। इसको हम रेड टाइड कहते हैं। सो रेड टाइड कास्ड बाई गोनियालैक्स एंड रेड टाइड जहाँ बनते हैं वहाँ पे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ओशियानिक वाटर में, एंड दीज टॉक्सिन्स कैन किल द मरीन एनिमल्स लाइक फिशेज। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा डायनोफ्लैजिलेट्स।
अब आगे चलते हैं। यूग्लिनाइड्स का जो सबसे मेन कैरेक्टर हुआ करता है, जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, इनमें प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिज्म भी होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, और एनिमल्स की तरह प्रेडेशन भी होता है, यानी ये एक्टिवली शिकार भी करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यूग्लिनाइड्स के जनरल फीचर्स को। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ये स्टेगनेंट वाटर यानी जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मिलते हैं ये। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग हुआ करती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेलिकल देयर बॉडी इज हाईली फ्लेक्सिबल, यानी जो यूग्लिनाइड्स हुआ करते हैं इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। यूग्लिनाइड्स के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला बहुत छोटा होता है, एक फ्लैजिला बहुत बड़ा होता है। जो बड़ा वाला फ्लैजिला होता है वही फंक्शनल हुआ करता है। जैसा मैंने बताया, इनका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर होता है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी ये एक्टिवली शिकार भी करते हैं, प्रेडेटर्स हुआ करते हैं। इनमें हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, जैसे कि यूग्लिना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स फंगी लाइक प्रोटिस्ट हुआ करते हैं। ये डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, हेंस दे आर द सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। और इनकी जो बॉडी होती है वो उधर मूव करती है जहाँ पर टहनियाँ और पत्तियाँ पड़ी हैं और उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी जिधर पेड़ की पत्तियाँ होती हैं गिरी हुई हैं उधर ये मूव करता है और जा करके उनको धीरे धीरे क्या करता है, खा जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठा होकर के एक स्पेशल बॉडी बनाते हैं और इस स्पेशल बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम स्प्रेड करता है, बड़ी तेजी के साथ में फैलता है। मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, यानी कई फीट तक ये ग्रो कर सकते हैं और फैल सकते हैं। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है और इन फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट हुआ करती है और ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। कई सालों तक ये एज इट इज़ पड़े रह सकते हैं और अगर फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो फिर ये जर्मिनेट करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं। हवा के थ्रू डिस्पर्सल होता है इन स्पोर्स का। तो होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा स्लाइम मोल्ड्स। अब हम आगे चलते हैं। प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को एनिमल्स का प्रीमिटिव रिलेटिव कहते हैं, क्योंकि ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। जैसे एनिमल्स में सारे के सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वैसे ही प्रोटोजोअन्स भी हेटेरोट्रॉफिक हुआ करते हैं और ये प्रेडेटर्स के फॉर्म में रहते हैं, यानी शिकार करते हैं, या पैरासाइट्स के फॉर्म में भी रहते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं। बेस्ड ऑन टू द लोकोमोटिव ऑर्गन, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं, और जो मॉइस्ट फाइल होता है यानी जो नम मिट्टी होती है उनके अंदर भी ये मिलते हैं। एंड अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में जो मूवमेंट होता है वो फॉल्स फीट या सीरोपोडिया के द्वारा होता है। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाई पुटिंग आउट सीरोपोडिया फॉल्स फीट, यानी ये इनके अंदर लोकोमोशन होता है और ये एक्टिवली शिकार करते हैं सीरोपोडिया के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका। सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, यानी उनकी सरफेस के ऊपर सिलिका की सेल्स हुआ करती हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। जैसे यहाँ पे एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिट का एक पैरासाइटिक फॉर्म हुआ करता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, नाम से पता है इनके अंदर फ्लैजिला होगा, तो ऐसे प्रोटोजोअन्स में फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करते हैं। ये भी फ्री लिविंग होते हैं, ये भी पैरासाइट्स हुआ करते हैं, दोनों फॉर्म इनके अंदर मिलते हैं। एक बीमारी होती है जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, एंड स्लीपिंग सिकनेस को काज करने वाला जो प्रोटोजोअन होता है उसको ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कहते हैं, या सिंपली जीनस का नाम है ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, नाम से पता है इनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया होगा। ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी के अंदर मिलते हैं, और इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के थ्रू होता है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, बहुत ढेर सारे सीलिया होते हैं, और ये जो सीलिया होते हैं एक साथ इनका एक डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ करता है। दे हैव ए कैविटी, इनके अंदर एक कैविटी हुआ करती है जिसको हम गलेट कहते हैं, क्योंकि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में जो सीलिया होता है
वो पानी को धक्का देकर के अंदर ले आता है, गलेट के अंदर, और उस पानी में फूड मटेरियल मौजूद हुआ करते हैं। स्पोरोजोअन्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, स्पोरोजोअन्स के जितने भी मेंबर होते हैं सब के सब पैरासाइट्स हुआ करते हैं। दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। यानी इनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्टेज एक निश्चित तौर पे आती है, स्पोर्स होते हैं, और इसीलिए ये सब के सब पैरासाइट्स हुआ करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ह्यूमंस के अंदर मलेरिया काज करता है, और मलेरिया पुराने समय से बहुत ही डेंजरस बीमारी रही है और इसने ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी असर डाला है। प्रोटोजोअन्स का मेन है, आप समझ में रखिए, जो कैरेक्टर एनिमल्स के होते हैं वही प्रोटोजोआ में होते हैं। बस एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं एंड प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर हुआ करते हैं। हमने किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगी। फंगी पर जाने से पहले एक बार हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों मिलता है। प्रोटिस्टा में भी यही है। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यानी फंगी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपोलिटेन कहते हैं। फंगी एयर में मिलता है, फंगी पानी में भी मिलता है, फंगी सॉइल के अंदर मिलते हैं, एनिमल्स की बॉडी के बाहर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, प्लांट्स के बॉडी पर भी मिलते हैं, यानी हर जगह मिलते हैं। अच्छा, फंगी की खासियत होती है ये वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, यानी जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो और ह्यूमिडिटी खूब ज़्यादा हो, इस तरीके के इन्वायरमेंट में फंगी ग्रो करना प्रेफर करते हैं। फंगी की जो बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं, और ये माइसीलियम बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। ये देखिए, इस तरीके के ढेर सारे थ्रेड्स आपस में पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड्स को हम हाइफी कहते हैं। फंगल बॉडी, फंगी आर मल्टी सेलुलर, ईस्ट को छोड़ करके, एक्सेप्ट देन ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। फंगल बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। माइसीलियम इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी, यानी माइसीलियम हाइफी का नेटवर्क हुआ करता है। थ्रेड्स ए सेप्टेट हो सकते हैं या सेप्टेट हो सकते हैं। अब ए सेप्टेट हाइफी किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी एक कंटिन्यूअस ट्यूब हुआ करती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसमें कई ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं। सेप्टेट की बात करते हैं तो इनकी जो ट्यूब होती है, हाइफी की ट्यूब, उनके अंदर जो ल्यूमेन होता है उनको सेपरेट करने के लिए सेप्टा मौजूद होते हैं या क्रॉस वॉल्स मौजूद हुआ करती हैं। जैसे अंदर देखिए, ल्यूमेन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस वॉल्स हैं। फंगल सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट काइटिन हुआ करता है और इनके साथ में पॉलीसेकेराइड्स हुआ करते हैं। फंगी के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगी सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं एंड सिम्बियॉन्ट्स भी हुआ करते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है जब फंगी किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करता है तो उसको हम सैप्रोफाइटिक फंगी कहते हैं। पैरासाइट्स में क्या होते हैं कि ये लिविंग प्लांट एंड एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको ये हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि फंगी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहता है, फंगी से उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फंगी को फायदा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं लाइकेन्स एंड माइकोरहाइजा। फंगल एसोसिएशन विद एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन्स। लाइकेन्स में एल्गल जो पार्टनर होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड बनाता है एंड ये फूड फंगी को मिलता है। फंगी क्या करता है कि आसपास के इन्वायरमेंट में से जो मिनरल वाटर है उनको एब्जॉर्ब करके अपने एल्गल पार्टनर को देता है, तो इस तरीके से लाइकेन्स ग्रो करते हैं। ऐसे ही माइकोरहाइजा की बात कर लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोरहाइजा। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होती है,
जो फंगल पार्टनर होता है माइकोराइजा में, वो जो सॉयल है उसके अंदर से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है रूट्स को, और रूट्स उसके एवज में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल या यूँ कह लो कि कुछ फूड मटेरियल सिंथेसाइज करती हैं जो फंगी के काम में आता है। तो होप दैट आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंगी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फंगस की मेन बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करके एक एडल्ट माइसीलियम या मैच्योर माइसीलियम बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर फंगस की सेल टूट जाती है, एक सेल दो में डिवाइड हो गई, तो इसको हम फिजन कहते हैं। फिजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। छोटी सी बड बनती है, ये बड अपनी पेरेंट सेल को छोड़ के अलग हो जाती है, ग्रो करके नई बॉडी बना लेती है, इसको हम बडिंग कहते हैं। ये तीनों मेथड्स हुआ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फंगस के अंदर। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। तो फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल स्पोर्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि कोनिडिया के थ्रू, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू एंड जू स्पोर्स के थ्रू। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ स्पेशल स्पोर्स बनते हैं, उनको ऊ स्पोर्स कहते हैं, एस्कस स्पोर्स कहते हैं एंड बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं, स्पेशल बॉडीज बनती हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। और फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स हुआ करते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं और उनका फ्यूज़न होता है, पर ये जो फ्यूज़न होता है वो साइटोप्लाज्मिक फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते। ये मान लो 2 गैमिट्स हैं, मेल फीमेल कोई भी मान सकते हो, आपस में इन्होंने फ्यूज़ किया तो इनका साइटोप्लाज्म कॉमन हो गया एक सेल के अंदर, लेकिन इनमें दोनों न्यूक्लियस अलग अलग मौजूद हुआ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो जो सेल बनती है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इस स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। जब डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाती है तो उसके कुछ समय के बाद उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे डिप्लॉयड सेल बनती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसी को कैरियोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। अब इस जाइगोट में मियोसिस होता है, जिससे हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज in which meiosis occur leading to formation of haploid spores. एस्कस स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स जाइगोट या डिप्लॉयड सेल में मियोसिस के बाद बनते हैं। होप दैट आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी का क्लासिफिकेशन। किंगडम फंगी को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ दियर माइसीलियम, यानी फंगी का माइसीलियम सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी फंगी के अंदर जो स्पोर बनता है वो एंडोजिनसली बनता है या एक्सोजिनसली बनता है। एंड फ्रूटिंग बॉडी, फंगी के अंदर जो बॉडीज बन रही हैं वो कैसी हैं, वो एस्कोकार्प हैं, बेसिडियोकार्प हैं या कुछ और हैं। फंगी को टोटल 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सबसे लोअर फंगी होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में मिलते हैं या नम जगहों पर, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पर जो लकड़ियां सड़ रही होती हैं वहाँ पर मिलते हैं, या फिर ये प्लांट्स के अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, यानी इनके अंदर जू स्पोर्स भी बनते हैं, इनके अंदर एप्लानोस्पोर्स भी बनते हैं जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हुआ करते हैं। और दोनों जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स ये जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, यानी जू स्पोर भी अपने स्पोरेंजियम में बनता है और एप्लानोस्पोर्स भी अपने स्पोरेंजियम में बनते हैं। इनके अंदर जब गैमेट का फ्यूजन होता है
तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं। यानी मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। इनके जो गैमेट्स होते हैं यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमस भी होते हैं, एनिजोगैमस भी होते हैं एंड ऊगैमस भी होते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट एकदम दिखने में सेम हो एंड आप देख करके पहचान नहीं सकते हो कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है, तो इसको हम आइसोगैमस गैमेट्स कहते हैं। जब मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हो देख करके कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसको एनिजोगैमस कहते हैं। और जब फीमेल बहुत बड़ा हो, फीमेल गैमेट बहुत बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, मेल गैमेट छोटा हो और मोटाइल हो, तो इसको हम ऊगैमस कहते हैं। तो आप डायग्राम से देख सकते हो एनिजोगैमस एंड ऊगैमस, इन सब के अंदर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी है। कहानी का निचोड़ यह है कि फाइकोमाइसिटीज में आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, एल्बुगो ये मस्टर्ड के अंदर डिजीज काज करता है। तो होप दैट आपको फाइकोमाइसिटीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सैक फंगी यानी कि एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी कहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको एस्काई या एस्कस कहते हैं, और एस्कस के अंदर स्पेशल स्पोर्स बनते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो ऐसे सारे फंगी जिनमें एस्कस और एस्कोस्पोर्स बनते हैं उनको प्लेस कर दिया गया है एस्कोमाइसिटीज में। ऑल मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट देन ईस्ट यूनिसेलुलर हुआ करता है। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं यानी डेड एंड डिकेड मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर्स होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल में तोड़ने का काम करते हैं। पैरासाइटिक होते हैं यानी बीमारी फैलाते हैं। एंड कोप्रोफाइलस होते हैं। कोप्रो मीन्स डंग, फाइलस मीन्स लविंग, यानी ये गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं तो इसलिए इनको कोप्रोफाइलस भी कहते हैं। इनकी माइसिलियम ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट माइसिलियम होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके बाकी जो तीनों क्लास हैं एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, इन सब के अंदर सेप्टेट माइसिलियम होता है। एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं, कोनिडिया एक स्पोर होता है और इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसिटीज में। कोनिडिया का फॉर्मेशन एक स्पेशल ब्रांच पर होता है और इस स्पेशल ब्रांच को कोनिडियोफोर कहते हैं। एस्कोस्पोर्स ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स हुआ करते हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं। ये एंडोजीनस होते हैं यानी अंदर के साइड में बनते हैं। ये जो एस्काई है या जो सैक है इसके अंदर बनते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एस्काई आर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोकार्प मेन फ्रूटिंग बॉडी होती है। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए ही थे, पेनिसिलियम है, ईस्ट है। न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं, इनके ऊपर नीट में खूब पूछा जाता है। इसका यूज बायोकेमिकल स्टडीज में किया जाता है, इसके अलावा जेनेटिक स्टडीज में किया जाता है न्यूरोस्पोरा का। होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के जो कॉमन मेंबर्स होते हैं, कॉमनली नोन फॉर्म्स आर मशरूम्स, जिसको आप सभी ने देखा होगा। इनके अलावा ब्रैकेट फंगी मिलते हैं। ब्रैकेट फंगी को शेल्फ फंगी भी कहते हैं या पफ बॉल्स भी हुआ करते हैं। पफ बॉल्स में जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो बॉल की तरह हो जाती है, ऑलमोस्ट गोल सी हो जाती है, इसलिए इनको पफ बॉल्स कहते हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट की। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स ज़मीन पे मिलते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पे मिलते हैं, या प्लांट बॉडीज के अंदर पैरासाइट्स के फॉर्म में हुआ करते हैं। रस्ट पक्सिनिया काज करता है। एंड स्मट्स की बात करें तो यूस्टिलेगो काजेज द स्मट इन व्हीट। माइसिलियम
बेसिडियोमाइसिटीज के जो माइसिलियम होती है ये भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हुआ करती है, जैसा कि इसमें कुछ नया है नहीं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर नहीं मिलते हैं। जैसे कोनिडिया की हमने बात करी तो कोनिडिया जैसे स्पोर्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स। एडल्ट माइसिलियम की सेल्स, कुछ सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं और फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी स्टार्ट करती हैं। होता यह है कि दो अलग अलग स्ट्रेन के माइसिलियम एक दूसरे के पास में आते हैं। अलग अलग स्ट्रेन कहने का मतलब इनका जीनोटाइप अलग अलग होता है, जीन कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 स्ट्रेन की माइसिलियम की ये सेल्स आपस में प्लाज्मोगैमी परफॉर्म करती हैं, यानी फ्यूज हो जाती हैं। जब ये फ्यूज हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है ये डाइकैरियोटिक सेल बन जाएगी। ये डाइकैरियोटिक सेल जब बनी तो इसमें लगातार माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और ये एक नई माइसिलियम बना लेती है। ये जो नई माइसिलियम होती है इसको सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। जो सेकेंडरी माइसिलियम है वो डाइकैरियोटिक स्टेज की है। इनके हर एक सेल में आप देख सकते हो दो दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसिलियम बन गई, अब इसमें जगह जगह फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं और बेसिडियोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उनको बेसिडियोकार्प कहते हैं। मशरूम का जो पोर्शन हम लोग खाते हैं वो एक्चुअल में बेसिडियोकार्प होता है। अब ये बेसिडियोकार्प के अंदर ढेर सारे बेसिडियम मौजूद होते हैं। तो बेसिडियोकार्प के बेसिडियम में मौजूद जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, यानी अब कैरियोगैमी हुआ करती है। ये जाइगोट में फिर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो हेप्लाइड स्पोर्स बनेंगे। ये देखिए हेप्लाइड स्पोर्स बन रहे हैं, बेसिडियम की सरफेस पर बन रहे हैं। ये बेसिडियम है, बेसिडियम पर बाहर की तरफ ये बन रहे हैं, इसलिए इनको एक्सोजीनस ओरिजिन कहते हैं। हेप्लाइड बेसिडियोस्पोर्स फिर सॉइल में डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं और जर्मिनेट करके फिर से नई माइसिलियम बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये लॉन्ग लिविंग होती है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है डाइकैरियोटिक स्टेज। तो जो मेन फेज होता है वो डाइकैरियोटिक फेज ही हुआ करता है बेसिडियोमाइसिटीज में। जैसे कि एग्रिकस, ये मशरूम है, यूस्टिलेगो, इसको स्मट फंगी भी कहते हैं, एंड पक्सिनिया ट्रिटिसी या पक्सिनिया, इसको रस्ट फंगी भी कहते हैं। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म हुआ करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फंगी इम्परफेक्टी यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज को। ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर्स को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो होता क्या है, इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ करता है। वंस परफेक्ट स्टेज कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज जो होती हैं, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वेयर डिस्कवर्ड, दे वेयर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। जब तक एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में केवल जानकारी है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहेगा। जब सेक्सुअल स्टेज को डिस्कवर कर लिया गया तो उसको भेज दिया जाता है कंसर्निंग क्लास में एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में एसेक्सुअल स्पोर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका माइसिलियम सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है। बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके बाकी सबका माइसिलियम सेपरेट होगा या ब्रांच होगा। इनमें कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स हुआ करते हैं। इनका नंबर कम होता है। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये जो अल्टरनेरिया है ये जीनस है, इसमें कई स्पीशीज आती हैं। इसमें एक स्पीशीज आती है अल्टरनेरिया सोलेनी। अल्टरनेरिया सोलेनी causes the disease into the potato which is called the early blight of potato. ओके,
इन द सेम वे कोलेटोट्राइकम में भी कई स्पीसीज आती हैं, जैसे कि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम causes the red rot in sugar cane, यानी गन्ने के अंदर रेड रॉट डिजीज काज करता है। और ट्राइकोडर्मा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट में ट्राइकोडर्मा की कई स्पीशीज को डेवलप किया गया है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे ट्राइकोडर्मा को डेवलप किया गया है। तो होप दैट आपको ड्यूटेरोमाइसीटीज समझ में आ गया होगा। तो हमने किंगडम फंगी कंप्लीट किया, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। प्लांटी के लिए हालांकि अलग प्लांट किंगडम है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और एनिमेलिया के लिए एनिमल किंगडम है, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें प्लांट और एनिमल के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखने हैं। तो प्लांट क्या होते हैं? प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर हुआ करते हैं, क्लोरोफिल एक कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं, और इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। पार्शियली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को ये खा जाते हैं। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, ब्लैडर वर्ट जिसे यूट्रिकुलेरिया भी कहते हैं, और इन वीनस फ्लाई ट्रैप जिसको डायोनिया भी कहते हैं। इनके अलावा कुछ प्लांट्स पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कि कैस्क्यूटा या अमरबेल, ये स्टेम पैरासाइट होता है। सेल वॉल प्लांट की किसकी बनी होती है? बताने की जरूरत नहीं, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है प्लांट सेल वॉल का, वो सेल्यूलोज होता है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। क्रोमोसोम्स होता है, उसको गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं, और वो फेज जिसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है उसको स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। स्पोरोफाइटिक फेज के बाद गैमेटोफाइटिक फेज आती है, गैमेटोफाइटिक के बाद स्पोरोफाइटिक फेज आती है, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, और ये चलता रहता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये जनरल फीचर्स थे प्लांट के। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के कुछ फीचर्स को। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और ये अपने फूड मटेरियल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके अलावा एनिमल्स की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाते हैं उसको पचाते हैं, ये जो मेथड होता है इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स के अंदर जो फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में हुआ करता है, और इनके अंदर डिफिनिट ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट में इनडिफिनिट ग्रोथ होती है, इनमें एक डिफिनिट ग्रोथ होती है। इनकी बॉडी एक मैक्सिमम साइज तक पहुंचती है और उसके बाद इनमें ग्रोथ रुक जाती है, और एनिमल्स का डिफिनिट शेप एंड साइज हुआ करता है। और जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत से सेंसरी ऑर्गन्स हुआ करते हैं। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, कहने का मतलब नर्वस सिस्टम होता है, और उनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और वो रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए। मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज्यादातर एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस है, पॉरीफेरा वगैरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कपुलेशन होता है, कपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ करता है। बाकी हम और डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल्स के फीचर्स को एनिमल किंगडम में। चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन कुछ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिल पाई थी। वायरसेस की बात करें तो वायरस जब होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तब वो रेप्लिकेट करता है और अपनी जैसी कॉपीज बनाता है, लिविंग होता है। लेकिन जब वो होस्ट सेल से बाहर होता है तो किसी तरीके की कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं दिखाता। तो क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि वायरस लिविंग होता है या डेड होता है। बहरहाल वायरस चूंकि एक्टिव तभी होता है जब होस्ट सेल के अंदर होता है। हेंस वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड दे रिमेन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल, यानी जब होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो बिल्कुल निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। अब हम वायरस की डिस्कवरी से संबंधित कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे।
पास्चर ने टर्म वायरस का इस्तेमाल किया था वेनम या पॉइजनस फ्लूइड के तौर पे। डीजे इवानोवस्की की बात करते हैं। डीजे इवानोवस्की ने टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ैक डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म को खोजा था। डीजे इवानोवस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टोबैको मोज़ैक डिजीज। उन्होंने क्या किया था, टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म था उनको बैक्टीरियल फिल्टर में से छानने की कोशिश करी। दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, यानी जो टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करने वाला ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरियल फिल्टर से छन करके बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि भाई वो तो वायरस था और वायरस तो बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया। पता चला हेल्दी प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन हो गया। तो इन्होंने जो एक्सट्रैक्ट निकाला था उसका नाम रखा था कंटेजियम वीवम फ्लूइडम और इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अक्सर पूछा जाता है कंटेजियम वीवम फ्लूइडम का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने वायरस के क्रिस्टल्स बनाए थे और यह बताया था कि क्रिस्टल्स में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। WM स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड द वायरसेस। क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, यानी जो क्रिस्टल्स बनाए थे वायरस के उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा थी। ध्यान देना, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब वायरस में एक प्रोटीन का कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है उसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो वायरसेस भी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन कोट या कैप्सिड होता है ये छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट्स के मिलने से बनता है और ये जो छोटी छोटी प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं इनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में या पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। अरेंज होकर के बनाते हैं क्या, कैप्सिड या प्रोटीन कोट, और उसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों कभी भी नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लांट वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन जब हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सामान्य तौर पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है। जेनेटिक मटेरियल आप लर्न किया ना, प्लांट वायरसेस में एसएस आरएनए, एनिमल वायरसेस में एसएस और डीएस आरएनए और डीएस डीएनए एंड बैक्टीरियोफेजेस में डीएस डीएनए। टीएमबी इलोंगेटेड होता है, रॉड लाइक होता है, इसमें कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं और इसका जेनेटिक मटेरियल एसएस आरएनए का बना होता है। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये टैडपोल लाइक हुआ करता है। टैडपोल आपको पता है एम्फीबियंस में लार्वा को कहते हैं। इनमें एक हेड होता है जो पॉलीहेड्रल है और एक टेल हुआ करती है जो प्रोटीनेशियस होती है। हेड के अंदर ही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है और जो टेल होती है वो प्रोटीन होती है और उसके चारों तरफ एक शीथ होती है। देखिए शीथ मौजूद है और यहाँ पर जो एंड होता है, टेल का जो एंड होता है वहां पर हेक्सागोनल बेस प्लेट हुआ करती है और वहां से टेल फाइबर्स निकले होते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टेल फाइबर्स हैं। बैक्टीरियोफेज के अंदर जो टेल फाइबर्स होते हैं वो इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया की सरफेस से अटैच होने में ये हेल्प करते हैं। अब हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानेंगे, नाम जानेंगे जो ह्यूमंस के अंदर हुआ करती हैं और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। जैसे कि मम्स में क्या होता है, हम लोगों का जो सिलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सिलिवरी ग्लैंड हुआ करता है, इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है। रूबेला वायरस की फैमिली का मेंबर होता है जो इन्फेक्ट करता है हमारे पैरोटिड ग्लैंड को। यहाँ पे केवल हमें नाम लर्न करना है। मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, दे आर द वायरल डिजीज।
ये आप लर्न कर लेना। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि कौन सी वायरल डिजीज है या कौन सी बैक्टीरियल। अब हम पढ़ेंगे प्लांट को जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो प्लांट के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से डेवलप हुआ करते हैं। वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनमें मोज़ेक फॉर्मेशन होता है। इनके अलावा लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, यानी पत्तियां क्या होती है, कर्ल कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जो लीव्स हुआ करती हैं उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो या तो ग्रीन कलर से येलो कलर की हो जाती हैं या कलरलेस हो जाती हैं, जिसको वेन क्लियरिंग कहते हैं। इनके अलावा प्लांट में पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होती, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, बल्कि प्लांट ड्वार्फ रह जाते हैं, बड़े छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ड्वार्फिज्म भी वायरल इन्फेक्शन से होता है। इनके अलावा स्टंटेड ग्रोथ हुआ करती है, यानी प्रॉपर तरीके से प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स इन प्लांट बाय वायरल इन्फेक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरॉइड्स। Viroids are the free infectious RNA molecules, and they were discovered by T.O. Diener in 1971। और ये जो वायरॉइड था ये आलू के अंदर एक बीमारी फैलाता था जिसको कहा जाता था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होगा, तो वायरॉइड जो है वायरस से क्या होंगे, छोटे होंगे। और ये बता दिया आपको फ्री आरएनए होते हैं, इनके चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया है। एंड इसमें जो आरएनए होता है ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आरएनए हो, छोटा सा आरएनए होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। प्रियॉन्स इन्फेक्शन काज करने वाले छोटे छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज हुआ करती हैं जिनको प्रियॉन्स ही ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं। ये प्रियॉन्स के साइज़ की बात करें तो प्रियॉन्स बहुत छोटे होते हैं और इनका साइज़ वायरसेस जितना ही होता है। प्रियॉन्स कैटल्स में एक बीमारी फैलाते हैं जिसे बोविन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहते हैं, या इसे मैड काउ डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ऐसी ही एक बीमारी सीआर जैकब डिजीज़ ह्यूमंस में होती है। Lichens are the symbiotic association between the algae and fungi। यहाँ पर जो एल्गल पार्टनर होता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं और जो फंगल पार्टनर होता है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं। याद रखिए लाइकेन में 98% पार्ट फंगस का ही होता है और 2% पार्ट एल्गा बनाता है, और एल्गा को चारों तरफ से कवर करने का काम करता है जो फंगल पार्टनर होता है। फाइकोबायोन्ट यानी एल्गी क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फूड प्रोड्यूस करता है, सामान्य भाषा में फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है, और ये खाना प्रोवाइड करवाता है किसको, फंगस को। और फंगस इसके एवज में क्या करता है भाई, वो घेर के रखता है, यानी शेल्टर प्रोवाइड करवाता है एल्गी को। और एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए और कुछ दूसरे मिनरल्स चाहिए। तो आसपास के एनवायरनमेंट में से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके फंगल पार्टनर एल्गी को देता है। इस तरीके से दोनों एक साथ आराम से रहते हैं। इसके अलावा लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, यानी कहीं पोल्यूटेड एरिया है तो वहां पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज लाइकेन्स आर हाईली सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहां पर SO2 मौजूद है वहां पर लाइकेन्स ग्रो नहीं करेंगे। तो जो हमारे शहर होते हैं यहाँ पे व्हीकल से खूब ढेर सारा SO2 निकलता है और ये इन्वायरमेंट में SO2 मौजूद होता है, इसी वजह से लाइकेन्स शहरों में नहीं मिलते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन दोनों को किंगडम मोनेरा में इंट्रोड्यूस किया गया था, रखा गया था। बाद में कार्ल ऊज और उनके साथियों ने मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्किया एंड बैक्टीरिया के अंदर। तो टोटल कुल मिलाकर के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। पहला किंगडम आर्किया का, दूसरा बैक्टीरिया का, बाकी वो 4 किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरीके से 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ। एंड इन दिस वे we have completed this chapter, biological classification।